आप देख रहे हैं जमहूरियत और मैं हूं अमीर अब्बास। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और यही मेरा एतराज़ है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो अपने वोटर्स को ये यकीन भी दिला रहे हैं कि दीवार पर लिखा है कि अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि हमें मौका मिला तो हम अशराफिया से कुर्बानी लेंगे और आवाम को सब्सिडी और रिलीफ देंगे। तहम बिलावल ये दावा करते हुए बताना भूल गए कि वफाक में साबिक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा और सिंध में 15 साल के मुसलसल और मुतवातिर दौर इक़्तिदार में उन्होंने कितनी बार अशराफिया से कुर्बानी मांगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो कभी दबे और कभी खुले अल्फाज में अपने ही इत्तेहादियों पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए घर भेजने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लीडिंग रोल अदा किया था, लेकिन अब साबिक इत्तेहादी जमातों ने पीपल्स पार्टी से मुंह मोड़ लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि अगर पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो चुके होते। इत्तेहादियों ने इत्तेफाक राय से फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। दूसरी जानिब जराए से खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी को आइंदा इंतखाबात में सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में टफ टाइम मिल सकता है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद कायम करने के लिए सियासी जमातों के राब्ते शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, GDA और जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में ग्रैंड अलायंस के लिए मुशावरत कर सकते हैं। बाज़ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो MKM, GDA और JUI के वफूद की कई मुलाकातों में मुख्तलिफ नुकात पर इत्तेफाक राय कायम हो चुका है। दूसरी तरफ पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तश्कील के बाद पीपल्स पार्टी को पंजाब से इलेक्टेबल्स मिलना अब मुश्किल हो गया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक की जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन सूबे के इलेक्टेबल्स को साथ मिलाने के दावे कर रही है। चुनाचे पीपल्स पार्टी जो आइंदा इंतखाबात के बाद अपना वज़ीर आज़म लाने की मनसूबाबंदी कर रही थी, उसका ये ख्वाब अब बज़ाहिर मुश्किल से ही शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, साबिक वज़ीर मुमलिकत और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने का। सबसे पहले फरमाइएगा कि बिलावल साहब को जो लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही, ये तो वो निगरान हुकूमत है जो आप और शहबाज शरीफ मिलकर लाए थे तकरीबन, तो इसके होते हुए भी अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही तो फिर कैसे मिल सकती है पीपल्स पार्टी की किसी और जमात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल ये बात की है और वो अभी आज ही मुल्तान पहुंचे हैं। और इक्वल प्लेइंग फील्ड तो यही होती है कि आप इस वक्त अमीर अब्बास साहब, ये है कि ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पाकिस्तान में पता है कि इलेक्शंस कब होने हैं। ये बात सुनने में आ रही है कि जी अगले जो सेनेट का इलेक्शन आने उससे पहले शायद इलेक्शन हो जाएं। अभी ये क्लियर नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन में भी जाके ये बात की थी और हम आज भी ये बात कर रहे हैं कि हमें कम से कम इलेक्शन की डेट तो दी जाए। जो भी डेट दी जाए वो बाद में डिबेटेबल है, जो है जो क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम तो अभी भी कहते हैं कानून के तहत, आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है और इसको ये मुल्क उनके हवाले करके आगे चलना चाहिए। इक्वल प्लेइंग फील्ड से यही मुराद है कि आप देखें चीज़ें जो है चीज़ें बेहतर करें, आप इलेक्शंस कराएं। इलेक्शन से आप हमें हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, इन टाइम हो, ताकि ये चीज़ हो। आपने आपके इंट्रो मैंने सुना, बहुत सी चीज़ें आपने बयान की, बहुत सी चीज़ों से मुझे इतफाक नहीं होगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई, इस्तेकाम पार्टी बन गई, सिंध में एक नए इत्तेहाद बन रहा है। सिंध में हर हर इलेक्शन में नए इत्तेहाद बनते हैं, नई चीज़ें होती हैं और हम हर किसी को वेलकम करते हैं। जिसने भी सिंध में नया इत्तेहाद बनाना है, जिसने भी सिंध में इलेक्शन लड़ना है, हर किसी को हक है। हम भी पूरे पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। हमने अभी भी अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल किया हुआ और इंशाल्लाह हम पूरे यकीन से आपको कहते हैं कि हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। कुंडी साहब, मैं पंजाब और KPK में क्या मुस्तकबिल हो सकता है उस पर आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन ये फरमाएगा कि अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में, कि जो जमात ही तोड़ कर रखती गई है, जिस जमात का वजूद ही खतरा में पड़ चुका हुआ है, फिर वो भी तो हक में जानिब होगी अगर वो ये कहे कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखें अमीर वास साहब, देखें तहरीक इंसाफ के ऊपर उस दिन भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही बात की कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए। अवाम का हक बनता है कि वो किसको वोट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करते हैं, तहरीक इंसाफ को करते हैं, PMLN को करते हैं, किस जमात को भी करते हैं,
ये अवाम के ऊपर आप छोड़ दें कि अवाम किसको जो है मैंडेट देना चाहती है। हम अपने मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे अवाम के पास, और उसके बाद जहाँ तक तेरे इंसाफ की बात है, हमने तो पहले भी कहा है कि जो लोग 9 मई में मुलविस हैं या जिनके ऊपर केसेस हैं या जो अपने आप को केसेस से क्लियर हो जाते हैं, तो बिल्कुल उनका जमहूरी हक है कि वो इलेक्शन लड़े, और जो नहीं होते हैं तो वो तो नहीं लड़ सकते हैं इलेक्शन। तो ये बात अब देखें, इलेक्शन कमीशन में जब मीटिंग्स हो रही थी तो तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने दावत दी थी। अब ये एक मुख्तलिफ स्टोरी हैं, कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज हैं, कोई कहता है कि पीटीआई नहीं होगी, कोई कहता है बल्ले का निशान नहीं, कोई कहता है क्या होगा। ये माजी में हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन इलेक्शन हो, तमाम जमातों को इसको जो है इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, और आवाम को फैसला करने की आवाम किसको चाहती है कि वो आखिर इस मुल्क पर हुक्मरानी करे। 14 सितंबर को लाहौर में आपकी सीईसी की मीटिंग हो रही है और आप सीईसी का हिस्सा भी हैं, तो क्या मुतवक्के फैसला हो सकता है? इंतखाबात तो 90 दिन का मुतालबा आपका है, अब तो उससे आगे की कुछ स्ट्रेटजी आपको देना पड़ेगी ना। अगर नहीं होते 90 दिन में तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखें, हमारी पिछली सीसी की मीटिंग जो कराची में हुई थी, वहाँ पर हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने हमें ब्रीफ किया 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर के 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, डिलिमिटेशन जो है वो लेजिस्लेशन है, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन में हमारी टीम गई, वहाँ पर हमने बातचीत की, हमने डिलिमिटेशन का भी जिक्र किया, इलेक्शन की डेट का भी जिक्र किया। डिलिमिटेशन की डेट हमारे मतलब कि डिमांड के मुताबिक तो नहीं, डेट कम से कम उन्होंने थोड़ी कम कर दी, लेकिन इलेक्शन की डेट अभी तक नहीं आई। परसों हमारी सीसी की मीटिंग होने जा रही है। उसमें हमारा हमने उस दिन भी कहा था, जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सीसी के बाद, कि हम अगली सीसी लाहौर में करेंगे। हम परसों लाहौर में सीसी की मीटिंग होने जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने क्लियर करनी है लोगों में। थोड़ा सा जो है वो भाम है कि जी प्रेस जरदारी साहब का एक बयानिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दूसरा बयानिया है, तो वो भी नहीं, ये परसों आपको इबहाम क्लियर हो खुद जाएगा। बिलावल साहब ने पैदा किया है, ये किसी और का पैदा करता नहीं है। नहीं, देखें उसमें देखें दो चीज़ें हैं उसमें। मैं आपके साथ बिल्कुल ये बात करना चाहूँगा कि जरदारी साहब का जो मईशत और सियासत के मुतालिक बयान था, उसमें यह था कि जो हमारी इत्तेहादी जमातें, चाहे पीएमएलएन है, चाहे मौलाना साहब हैं, चाहे बाकी जमातें या हमारी पार्टी के जो लोग हैं, वो आपस में बयानबाजी पे कुछ ना कुछ इशूज़ पे आ गए थे, जिस पे उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, हमें मईशत के मुतालिक तमाम सियासी जमातों को सोचना चाहिए। जिस पे आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने लाहौर में एप्टमा के साथ और ट्रेडर के साथ एक बिल्कुल। मीटिंग भी की थी, एक रोड मैप भी दिया था, अगर हमारी हुकूमत आई तो हम ये काम करेंगे, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की थी। और जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात उन्होंने की, उन्होंने यही कहा कि ये डिलिमिटेशन होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि डिलिमिटेशन अगर इलेक्शन कमीशन करना चाहती है, आज तक उन्होंने शुरू नहीं किया, वो 90 दिन के अंदर अंदर इस पूरे सिस्टम कर सकती है, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने डिलिमिटेशन की थी। इस डिलिमिटेशन में आप सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं। हम्म। अगर आप सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपने 5% ऑफ वोटर्स का आपने ऊपर नीचे करना है। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, वो कर लेते, लेकिन आज तक वो शुरू नहीं हुआ। लिहाजा हम ये समझते हैं कि आज तक इलेक्शन की डेट ना आना, इसमें हमें थोड़ा सा जो है वो एक नजर आ रहा है कि इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी जा रही। चलो आप हमारी बात ना माने, आप आइन की बात भी ना माने, आपको डेट तो दे दे, जनवरी फरवरी दिसंबर, कोई तो कहते कि फलां तारीख को इलेक्शन हो। तो आज तो हम बिल्कुल एक वो अंधेरे डेट में तो हैं। आ चुकी है ना गुंडी साहब, वो डेट तो एक तरह से आ चुकी है, क्योंकि पहले दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे, पर कहा नवंबर 30 नवंबर तक। तो 30 नवंबर का ठीक। मतलब है उसके बाद फिर 54 दिन के लिए इंतखाबात है, तो चलें आप एक हफ्ता और लगा लें, तो वो तो अंदाजन यानी फरवरी में नहीं 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 इंतखाबात हो सकते हैं। देखिए, लेकिन आप डेट तो दे दें, अभी तक तो डेट नहीं, आपके पास है डेट? कौन सी डेट को इलेक्शन हो रहे हैं? हम यही बात कर रहे हैं कि अभी तक तो आप इस पे आए नहीं है कि आप कौन सी डेट दे रहे हैं। हम्म। और जरदारी साहब जो लाहौर जब गए और उन्होंने तहरीक इंसाफ से भी कुछ लोग जो टूट के आ रहे थे, कुछ और इलेक्टेबल्स थे, उनको साथ मिलाने के लिए वहाँ बैठक लगाई, लोगों के गले में पटका डाला और पीपल्स पार्टी का झंडा, पीपल्स पार्टी में शमूलियत, और कहा कि जी बहुत बड़ा कोई ख़तरा बनने जा रहे हैं जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को आगे ले जाने के लिए पंजाब के अंदर। वो तो सब खत्म हो गया, अब कहाँ है पीपल्स पार्टी पंजाब में? नहीं मेरे बात साहब, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हमारे मामलात बहुत सी जगहों पे हमारे तय हैं, हमारे लोगों के साथ डायलॉग शुरू है। हमने हमेशा डायलॉग की सियासत की है, हमने हमेशा जो है वो रिकॉन्सिलेशन की पॉलिटिक्स की है, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो। इंशाल्लाह ताला जो है हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है, और हम यही कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर अगली हुकूमत बनाएंगे। आखिर में फरमाइएगा कुंडी साहब कि अगर नहीं होते 90 दिन में इंतखाबात, नहीं आती तारीख, 90 दिन छोड़ दें, अब तो बिलावल साहब खुद कह चुके हैं कि 120 में तो हो जाएंगे ना। अगर 120 दिनों में भी नहीं होते, और वो उसी सूरत में हो गए ना, अगर अगले एक महीने के अंदर तारीख इलेक्शन कमीशन देगा तो इंतखाबात 90 या 120 दिनों में हो सकते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट शुरू करेगी?
देखिए, इसीलिए सीसी की मीटिंग होने जा रही है कि अब तो हमें नज़र आ रहा है कि शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। तो हम अपने सीसी में ये फैसला करेंगे कि हमारा आइंदा आइंदा का अमल क्या होगा, हमने क्या अमल इख्तियार करना है और क्या चीज़ करनी है। इसीलिए सीसी की मीटिंग कॉल की और इंशाल्लाह परसों शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें अपने फ्यूचर का अमल इंशाल्लाह हम और इसमें अगर तहरीक इंसाफ को भी आपको साथ मिलाना पड़े, क्योंकि वो भी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और एक आप कर रहे हैं, बाकी बहुत सारी जमातें तो नहीं कर रही। देखिए, मेरे पास मैंने कई दफ़ा ये कहा है कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बहुत पोलराइजेशन रही है। उसके बाद हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी की है। हम इकट्ठे भी हुए, हम जुदा भी हुए, हमने पीडीएम का हिस्सा भी बने, पीडीएम से बाहर भी गए हैं, हमने इत्तेहादी हुकूमत में भी थे। लिहाजा ये चीज़ें जो है, अगर हो सकता है, अगर हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान में एक चंद सालों से गुड और बैड का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। अगर गुड पीटीआई के साथ अगर बातचीत करनी पड़ जाए, वो पार्टी लीडरशिप ने और सीसी ने फैसला करना है कि हमने करना है या नहीं करना, तो उसके बाद ही फैसला हो सकेगा। और 21 अक्टूबर को जो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, हम तो वेलकम करते हैं, अच्छी बात है, नवाज शरीफ साहब आएँ, अपनी पार्टी की मुहिम चलाएं। इक्वल प्लेइंग फील्ड की यही बात हो रही थी कि आ जाएं। पहले तो अब डिपेंड करता है कि वो उनकी लीगल टीम क्या करती है। उन्होंने उनको के पहले जब वो गए यहाँ से, वो जेल से गए थे, डेफिनेटली उनकी जमानत होनी है, जो कुछ होना है वो तो उनकी लीगल टीम ही करेगी। वो उनकी पार्टी का मसला, हम उनको वेलकम करते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान है, और अपनी अगर उनको जमानतें मिलती हैं तो अपनी इलेक्शन मुहिम जो है पार्टी की चलें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादिर साहब से। वो और जिस जमात के साथ वो हुकूमत का हिस्सा रहे, क्या मौक़िफ़ है, इंतखाबात की तारीख कौन दे सकता है। ब्रेक के बाद इस वक्त आम इंतखाबात का मामला हवा में मुअल्लिक है। पीडीएम की गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद यह बहस जोर पकड़ चुकी है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान का इख्तियार सदर मुमलिकत को हासिल है या इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन तारीख का ऐलान ही यह तय करेगा कि मुल्क में इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 रोज़ में होंगे या इस मुद्दत के गुजरने के बाद। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 7वीं मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन होने के बाद नई हल्का बंदियों का अमल शुरू कर चुका है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी और हल्का बंदियों के दौरानिए को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हल्का बंदियों के बाद एतराज़ात का अमल शुरू होगा, जिसकी वजह से इंतखाबात में इल्तवा मुमकिन है। इन हालात में ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत जल्द मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी तरफ पीडीएम की गुज़श्ता हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम के जरिए इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार अपने तई इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिया था। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब की काबीना में मुआविन खुसूसी के तौर पर रहे थे, पाकिस्तान के मोतबर माहिर आइन व कानून इरफान कादिर साहब। इरफान साहब, सदर पाकिस्तान जो कि मुल्क का आइनी सरबरा है, अगर वो आम इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है फिर हमारे इस सदारती, यानी एक ऐसे निज़ाम के अंदर जिसमें सदर आइनी सरबराह है और उसके बाद इतना इख्तियार भी नहीं है कि वो मुल्क में इंतखाबात की तारीख दे सके। देखें, दुनिया में जहाँ भी पार्लिमानी जमहूरियतें हैं, वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो सिर्फ एक सिंबल होता है फेडरेशन का, उससे ज्यादा उसके पास कोई इख्तियार नहीं होते। मसलन बरतानिया में जहाँ पे के पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ पे किंग या क्वीन के पास कोई ऐसी पावर्स नहीं होती, लेकिन जो भी चीज की जाती है उनके नाम से की जाती है, गो के हकीकत में उनका कोई अमल दखल नहीं होता। तो इसी तरह से हिंदुस्तान में भी यही सूरत हाल है। दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जो पार्लिमानी सिस्टम जहाँ पे राइज है, वहाँ पे बिल्कुल यही सूरत हाल है। अब ये जो शोर इतना मचा हुआ है कि सदर जो है वो तारीख दे सकते हैं और उसके लिए रिलाई किया जा रहा है आर्टिकल 48(5) के ऊपर, और 48(5) जो है वहां पे बिल्कुल सदर का जिक्र है, सदर का नाम के साथ जिक्र है, लिखा हुआ है कि जहां सदर साहब जो हैं वो कौमी असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो वहां पे वो डेट भी अपॉइंट करेंगे।
अगर इरफान साहब आप कथा कलामी की इजाजत, अगर आप इजाजत दें तो मैं एग्जैक्ट वर्ड्स भी रख देता हूं ताकि अगर किसी को इबाम हो तो वाजे हो जाए कि अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं। पढ़ दे मुझे सर, काफी हद आप पढ़ तक दे। तकरीबन याद भी है जी और वो है कि वेयर प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, और ये क्लॉज 1 रेफर कर रहा है क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 48 को। 48 सही है। और इसमें वो जो वजीर आजम की जो एडवाइस है वो यहाँ पे उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो उसके बाद कहा गया है कि सदर जो है वो डेट अपॉइंट करेंगे नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डिसोल्यूशन। तो ये चूंकि ताल्लुक डिसोल्यूशन से है, तो ये जो डिसोल्यूशन थी मौजूदा कौमी असेंबली की, ये वजीर आजम की एडवाइस पे ये डिसोल्यूशन हुई थी और लिहाजा ये वो वाली डिसोल्यूशन नहीं है जो सदर ने खुद की हो। तो चूंकि सदर ने ये डिसोल्यूशन खुद नहीं की जिसका कि जिक्र वो 58(2) में है, लेकिन सदर तो खुद कर ही नहीं सकता। 58(2) भी तो सर खत्म हो चुकी है ना। नहीं नहीं नहीं, सदर कर सकते हैं ना। सदर एक सूरत में कर सकते हैं असेंबली तहलील, और वो सूरत है जहां किसी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए और उसके बाद कोई भी शख्स, कोई भी मेंबर कौमी असेंबली का इस काबिल ना हो कि वो मेजॉरिटी वोट ले सके वजीर आजम बनने के लिए, तो वहां पर सदर अपनी स्वाबदीद में तहलील करते हैं। तो सदर कंडीशनल हो गया ना, यानी वहां अगर सदर इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है जैसे आप फरमा रहे हैं तो कंडीशनली इस्तेमाल कर रहा है। सदर आज उस तरह आजाद नहीं जैसे 58(2) भी का सदर आजाद था असेंबली तहलील करने में। नहीं नहीं, ये 58(2) वाली बात ही नहीं है, ये बात है 58(2) की। 58(2) भी खत्म हो गया हुआ आइन से, बिल्कुल। अब 58(2) है और 58(2) जो है वो कहता है कि सदर जो है वो अपनी डिस्क्रेशन में, अपनी स्वाबदीद में असेंबली जो है तहलील कर सकते हैं जहां पे कि कोई भी मेंबर कौमी असेंबली का नो कॉन्फिडेंस के बाद मेजॉरिटी हासिल ना कर सके, तो फिर सदर असेंबली अपनी स्वाबदीद में तहलील करेंगे। वो एक सूरत हाल है जहां पे कि सदर जो है वो डेट अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर वजीर आजम की एडवाइस के तहत किया जाए तो फिर सदर को इख्तियार नहीं है कि वो डेट अपॉइंट करेंगे। और आप कह रहे हैं कि निगरान प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अमल करना भी सदर के लिए उतना जरूरी है जितना इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अमल करना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वो बात ही नहीं है, वो सूरत हाल ही नहीं है। यहाँ पे असेंबली जो है वो तहलील हो गई हुई है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डेट दे चुकी है अपनी तरफ से 14 मई। उससे पहले 2 सूबाई असेंबलियों के बारे में, ये सूबाई असेंबलियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी 14 मई जी। उससे पहले 2 असेंबलियां तहलील की गई पंजाब की, जो कि वजीर आजम, वजीर आला की एडवाइस वहां पे नहीं थी क्योंकि वजीर आला ने एडवाइस दी थी जो कि गवर्नर ने नहीं मानी थी। वो 48 घंटे के बाद खुद खत्म हो गई, वहां भी सदर का अमल दखल नहीं था। KPK के बारे में कह दिया गया कि, सॉरी, पंजाब के बारे में कहा गया कि सदर तारीख देंगे और सदर ने तारीख दी भी थी जो कि नहीं मानी गई क्योंकि वो गलत था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गलत था। और दूसरा जो था KPK असेंबली के बारे में कहा गया कि जी वो गवर्नर साहब जो है तारीख देंगे। हाँ। तो वो गवर्नर भी तारीख इसलिए नहीं दे सकते थे वहां पे कि वो भी गवर्नर की स्वाबदीद में डिसॉल्व नहीं हुई थी क्योंकि वो डिसॉल्व हुई थी ऑन द आस्किंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। लिहाजा ये जो प्रोविजंस हैं, और यहाँ पे सदर जो है इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस जनरली, जो उनके स्वाबदीद में जो मामला नहीं आते, जो उनके फंक्शंस हैं, वहां पे वजीर आजम की एडवाइस भी उन पे लाजिम हो जाती है। लेकिन यहाँ इरफान साहब ये 48(5) जो सदर के फंक्शंस हैं, प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस एटसेट्रा, ये तो बड़ा अनएम्बिगुअस है, कैटेगोरिकल है। इसमें तो कोई भाम ही नहीं है कि सदर को किसी से पूछना है तारीख देने के लिए। सदर को किसी से पूछना है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे फर्क सूरत हाल है। यहाँ पे ये है कि नॉर्मली जो सदर अपने फंक्शंस अदा करेंगे वजीर आजम के मशवरे से करेंगे। असेंबली भी तहलील होगी तो वजीर आजम के मशवरे से होगी, मां सिवाय एक सूरत हाल के जहाँ के वजीर आजम का मशवरा जो है वो रेलेवेंट नहीं है। वो 58(2) आपने बता दिया। हाल है जहाँ पे के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है वजीर आजम के खिलाफ और कोई और शख्स जो है वो मेजॉरिटी नहीं ले सकता। तो वो एक यूनिक सूरत हाल है जहाँ पे के
लॉजिकली सदर का डेट देना जो है वो बनता है, लगता है कि भाई यहाँ सदर डेट देंगे, लेकिन वहां भी जो सदर डेट अपॉइंट करेंगे, क्योंकि इलेक्शन सदर ने नहीं कराने, तो सदर के लिए वहां पे भी लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन से और बाकी तमाम जो उनके जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है उनसे हम मशवरा होके, बल्कि उनके मशवरे पे फिर डेट दें। उसके लिए तो सदर ने मशवरा इनिशिएट किया, सदर ने लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री को कहा कि भाई तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं है, हाँ मैं पॉलिटिकल पार्टी से मिल सकता हूं, मैं डोनाल्ड ब्लूम से मिल सकता हूं, तुमसे नहीं मिल सकता। हाँ ठीक किया उन्होंने, इसलिए कि ये जो असेंबली जो तहलील कर सकते हैं, हाँ। वो सदर जो है जब डेट देंगे तो वहां पे जरूरी है कि वो वजीर आजम के मशवरे पे वहां पे अमल करना जरूरी हो जाएगा। हाँ तो अगर सदर मशवरा, आपने कहा ना कि सदर तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन या एग्जीक्यूटिव से मशवरा करने का पाबंद है, तो मशवरा ही तो कर रहा था सदर इलेक्शन कमिश्नर से। नहीं 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 नहीं, सदर नहीं मशवरा कर सकता खुद। अच्छा, सदर जो है उनको रेफर किया जाएगा मामला, सदर को मामला रेफर किया जाएगा और उसके बाद फिर सदर जो है ना उनको सिर्फ भेजा जाएगा, उनके नाम से डेट दी जाएगी कि सदर पाकिस्तान ने कहा कि असेंबलियों की जो इलेक्शंस है उनकी ये डेट होगी। सही है। ये सदर का नाम इस्तेमाल होता है सिर्फ, सदर खुद ऑन हिज ओन एक्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हाइपोथेटिकली पहला सवाल तो ये कि अगर इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं देता, जो 54 दिन चाहिए इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, जो इलेक्शन स्केड्यूल है, अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करता नवंबर में, दिसंबर में, फॉर सो एंड सो रीजन, तो फिर क्या होगा सर? फिर किससे सवाल किया जाएगा? वो वही सूरत हाल होगी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केस हैं और वो डिसाइड नहीं कर रहे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड कर रहा तो फिर किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो फैसले खुद करना शुरू कर दे। बिल्कुल ठीक है। सदर को ना वजीर आजम को। तो इसका मतलब है यानी अगर इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है जी, ये किसी स्टैट्यूट के नीचे फंक्शन नहीं करता। अगर इलेक्शन कमीशन भी अपना काम सही तरह से ना करे, कोई बदनीयती करे, तो कोई भी उसको सुप्रीम कोर्ट या कोई और उसको नहीं कह सकता। वो फिर कौम जिन्होंने कि ये मिलके इलेक्शन कमीशन को चुना है, फिर वो भुगतेंगे इसको। ये तो और फिर इसकी कोई सूरत हाल नहीं। ये तो फिर इसका मतलब है कि आप अगर आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो फिर तो इरफान साहब हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, चाहे वो चेयरमैन नैब का हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो, ये जितनी चेयरमैन नैब का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, प्लीज। चेयरमैन नैब के ऊपर वही उसूल लागू नहीं होते उसको हटाने के, लगाने के? उसको हटाने का वही तरीका कार नहीं है जिस तरह किसी वो स्टैट्यूट में है ना, दैट्स स्टैट्यूटरी तरीका है। इसी तरह से इसको हटाने का तरीका, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि इसको हटाने का तरीका है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए है। अगर वो जानबूझ के मिसकंडक्ट करते हुए डेट नहीं देता, आप सही फरमा रहे हैं, मामला जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसको हटा देगी। तो ये तो पर हम एक फ्लड गेट खोल देंगे इस मुल्क में इरफान साहब। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जो कहेंगे हम नहीं मानते, हम, और हमसे कोई पूछ भी नहीं सकता। नहीं, कोई नहीं पूछ सकता उनसे, क्योंकि अपने अपने दायरा में वो बिल्कुल उनको इख्तियार है। फॉर एग्जाम्पल सदर सुप्रीम कमांडर है, मुल्क में जंग लग जाती है, अगर फौज जो है वहां जंग नहीं लड़ती फॉर एग्जाम्पल, तो उस वक्त क्या वहां सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा और टैंक तोपे लेके तो टैंकों में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जज वहां बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे और कहेंगे अब हम जंग लड़ेंगे। वेरी ट्रू सर, इसी को तो अनार्की कहेंगे ना, कि जब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। नहीं है, देखें, यू कैन नॉट एट्रीब्यूट अनार्की टू इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सक रहा तो सारी कौम उनसे पूछ सकती है कि जी वजह बताएं आप क्यों इलेक्शन नहीं करा सक रहे। वो तो कौम ने पूछा ना, वो तो पंजाब और केपीके में कौम पूछती रही कि भाई इलेक्शन क्यों नहीं करवाया, उन्होंने कहा हमने नहीं करवाया। नहीं, इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, सुन ले ना, इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि पंजाब और केपीके में जिद में उनकी असेंबलियां तोड़ी गई, वो सही आइन की स्पिरिट के मुताबिक नहीं तोड़ी गई, क्योंकि वहां पे पंजाब में नो कॉन्फिडेंस आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट को साथ मिला के उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया और उसके बाद जल्दी से असेंबली तहलील की ये सोच के कि हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। इसी तरह से जब तक नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था वफाक में पिछली हुकूमत के खिलाफ, यानी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ, तो वो बड़े आराम से बैठे हुए थे। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस सक्सीड होने लगा उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी। चीफ जस्टिस जो है और सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त इंटरवीन करना पड़ा और उस वक्त सही उन्होंने इंटरवीन किया था और
उन्होंने उस वक्त वो जो असेंबलियों की तहलील है इस उसको पे गैर आईनी करार दिया था, वही पंजाब में होना चाहिए इस पे इरफान साहब, इस पे किसी और नशिस्त पे जरूर आपसे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के किसी एक फैसले को और या दूसरे को सिलेक्टिव तरीके से देखा जाएगा तो भी बहरहाल एक सवाल उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब उनकी आईनी कानूनी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापसी में बात करेंगे पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान के हम असर ममालिक पाकिस्तान ना तो कोई गरीब मुल्क और ना ही इसके पास वसाइल की कोई कमी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के मुसलसल और बतदरीज बिगड़ते हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। एक तरफ तो मुल्क की मैशत उधार और एडहॉक पॉलिसीज पर चलाई जा रही है, दूसरी जानिब ग़िज़ाई अशिया, बिजली, गैस, पेट्रोल, अद्वियात, तालीम समेत हर ज़रूरत ज़िंदगी की बढ़ती कीमतों ने अवाम में मायूसी और हैजान की कैफियत बर्पा कर रखी है। गुज़श्ता दिनों बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुल्क गीर अवामी एहतजाज, बिलों को नजर आतिश करना, फाके, खुदकुशियां और इंसानी व्यापारियों के हाथों मुल्क से बाहर भागना जैसे खतरात वो चिंगारियां हैं जो बता रही हैं कि कोई बड़ा आतिशफशां कभी भी फट सकता है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही को 1947 में बरतानिया से आजादी मिली। आज भारतीय साइंसदान चांद पर कदम रखने के बाद सूरज को मुसख्खर करने की कोशिशों में मगन है। इसराइल जो 1948 में दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से नुक्ते के तौर पर उभरा, उसके मुहक्किकीन ने एक ऐसा चश्मा इजाद कर लिया है जो नाबीना अफराद को देखने के काबिल बना सकता है। सिंगापुर 1965 में एक छोटी सी शहरी रियासत के तौर पर वजूद में आया। उस वक्त सिंगापुर में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे और लोगों के घरों में बैतुल खला तक नहीं था। गलियां जराइम का गढ़ थी, लूटमार थी, किसी भी वक्त कोई भी किसी से कुछ भी छीन सकता था। गैंग वॉर्स थी, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। हालात बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे किसी भी तीसरी दुनिया के नाकाम मुल्क के होते हैं। लेकिन फिर एक तब्दीली आई और यह मुल्क देखते ही देखते तीसरी दुनिया के ममालिक की फहरिस्त से निकलकर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गया। आज सिंगापुर में ख्वानगी की शरह 97% है, जबकि पाकिस्तान में 41% लोग तो सिरे से लिखना पढ़ना तक नहीं जानते। आज सिंगापुर दुनिया का मुआशी हब बन चुका है, जबकि हम मुल्क चलाने के लिए कभी आलमी मालियाती इदारों और कभी दोस्त ममालिक के सामने कशकोल फैला रहे हैं। 25 करोड़ इंसानों का मुल्क होने के बावजूद हम इक्तसादियात, इजादात और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देते। यहां पर सवाल तो उठता है कि आखिर पाकिस्तान और इन मज़कूरा मुल्कों के हालात में इतना फर्क क्यों है। इसका सीधा सा जवाब यह है कि जिन मुल्कों ने भी दुनिया में तरक्की की और जिन मुल्कों के लोग खुशहाल हैं, उन मुल्कों में तालीम, मेरिट, निज़ाम, ईमानदारी, एहतसाब, इस्तेहकाम और इंसाफ के पौधे की आबियारी की गई, जो अब एक सायादार और फलदार दरख्त बन चुका है। और उस दरख्त का नाम जमहूरियत है। जी हाँ, हकीकी जमहूरियत जिस दिन पाकिस्तान में बेहतरीन रिवायात के साथ कायम हो गई, उसी दिन से पाकिस्तान के दरीना मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।